गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है? गुड इवनिंग सर। शुभ संध्या, शुभ संध्या। प्रणाम प्रणाम। क्या हाल है? तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में, दैट इज वन डी ग्राफ जनरेटर। क्या हेडिंग पड़ेगी भाई? बाकी जो रह गया उसको हम लोग, है ना, आगे डिस्कस करेंगे। राइट, जर्नी शुरू करेंगे वन डी ग्राफ जनरेटर से। छोटा सा टॉपिक है। क्या हेडिंग पड़ेगी भाई? वन डी ग्राफ जनरेटर। क्या भाई? वन डी ग्राफ, वन डी ग्राफ जनरेटर। ऐसे ही पढ़ते चलो, पढ़ते चलते हैं। गया एक, अभी आएगी वेंडी ग्राफ यस जनरेटर। सर। वेंडी ग्राफ जनरेटर, जैसे कि तुमने बताया हुआ है कि वेंडी ग्राफ जनरेटर सिर्फ और सिर्फ नीट की सिलेबस में इंक्लूडेड है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ जेईई मेंस, जेईई एडवांस और 12 बोर्ड्स, राइट। बट उसमें कुछ कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, राइट। ठीक है, जिनके क्लियर करने के लिए मैं तुम लोगों को वेंडी ग्राफ जनरेटर करा रहा हूँ, राइट। वेंडी ग्राफ बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है। क्या नाम है? मिस्टर वेंडी ग्राफ। क्या नाम है भाई? साइंटिस्ट थे एक, जर्मन साइंटिस्ट वेंडी ग्राफ। ठीक है, ग्रेट साइंटिस्ट एक्चुअली, सर वेंडी ग्राफ। ठीक है, तो वेंडी ग्राफ जनरेटर बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर रहता है। क्या रहता है? इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर which is used to produce high potential difference, say of the order of millions of volts, 10 power 6 volt, 10 power 7 volt, 10 power 8 volt, इस ऑर्डर का। क्या है भाई? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर होता है which is generally used to produce high potential difference। क्या? to produce, ठीक है सब, high potential difference। हाई मतलब हाउ हाई? ऑफ द ऑर्डर ऑफ से 10 पावर 7 वोल्ट्स। ठीक है, इतना हाई। हाँ हाँ, ठीक है सब क्लियर है? चल, हाँ ठीक है। तो अब देख, ये तो भाई इसका, ठीक है, रोल हो गया, यूज हो गया। ठीक है, किस काम में आता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, राइट। प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल में ही तुम लोग कई सारी चीजें सीखोगे एक्चुअली, ऐसा है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन टू फिनोमेना। कौन कौन से फिनोमेना? इसका जो प्रिंसिपल क्या है, ऐसे पढ़ते चलो, उड़ाते चलते हैं। तुम लोग जो है मॉड्यूल में देखते चले, उड़ाते चलते हैं, राइट। हाँ हाँ हाँ, क्या है भाई? हाँ हाँ, अभी ठीक है, यस, अभी क्लियर। तो देख ऐसा है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, इट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन टू फिनोमेना। क्या क्या फिनोमेना है? पहला है डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। क्या फिनोमेना है? डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल जो है दो छोटे छोटे फिनोमेना पर बेस्ड है। उसमें पहला फिनोमेना आया डिस्चार्जिंग, ऐसे पढ़ते चलो, पढ़ते चलते हैं। क्या फिनोमेना पढ़ा देता हूँ, पढ़ ले। इट इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग एक्शन। क्या बोलता है? घबराओ मत, बहुत आसान सा है। डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एंड्स ऑफ कंडक्टर। डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एंड्स ऑफ कंडक्टर। अब बोलोगे साहब इसका क्या मतलब है? What do you mean by discharging action sharp ends of conductor? तो डिस्चार्जिंग एक्शन की चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक बातें पहले तुम लोगों को समझा दूंगा, राइट। लेवल 2 में वैसे तुम लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है, बट बहुत सारे लोग लेवल 2 नहीं पढ़े हैं, तो मैं फिर से रिपीट मार देता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर? कंडक्टर अपने आसपास के रीजन में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? इट्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
कंडक्टर जो है अपने आसपास के रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर? जैसे मान लो तुम्हारे पास किसी भी शेप या साइज का कोई मान ले कंडक्टर है, फर्क नहीं पड़ता हॉलो सॉलिड है, ठीक है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, फर्क नहीं पड़ता है कि कंडक्टर जो है हॉलो है या फिर सॉलिड है, ठीक है, ठीक है। हॉलो है तब भी सरफेस पे चार्ज अलाई करेगा, सॉलिड है तब भी चार्ज कहाँ पे अलाई करेगा? सरफेस पे, कोई शक नहीं, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के नियर बाय वाले पॉइंट पे, किसी भी कंडक्टर के सराउंडिंग के आसपास वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का एक्सप्रेशन ये रहता है क्या? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज, क्या रहती है भाई? वैसे तुम लोगों को याद आ रहा हो तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को बताया गया किसके लिए एप्लीकेबल है? बिकॉज ऑफ लार्ज कंडक्टिंग शीट। किसकी वजह से एप्लीकेबल है? एक लार्ज कंडक्टिंग शीट के आसपास वाले पॉइंट पे, नियर बाय वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है। लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लार्ज कंडक्टिंग शीट की वजह से कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा है। बट इसको आप अप्रोक्सीमेटली घुमा सकते हो, इसको आप अप्रोक्सीमेटली किसी भी रैंडम आर्बिट शेप एंड साइज के कंडक्टर की वजह से घुमा सकते हो कि हाँ भाई किसी भी शेप या साइज का कंडक्टर है उसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है। छाप ले, 2 लाइन का प्रूफ है, कैसे कैसे आ रहा है। गॉस लॉ घुमाएंगे, ठीक है। देखो गॉस बाबा जो है पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। राइट, जब तक जेई और नीट नहीं हो जाता तब तक पीछे कैसे छूटेगा। बोलो कितना काफी है? यस, कितना हो गया? यस सर। छाप ली? चलो, तो वैसा वैसा है, 2 लाइन का है, 2 लाइन का, 2 लाइन का डेरिवेशन है। आओ, डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन, तो वैसा वैसा है कैसा? जैसे मान लो अपने को कंडक्टर के है ना पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पूछता है। एक छोटा सा इमेजिनरी हम लोग गॉसियन सरफेस पकड़ते हैं, क्या पकड़ना है सर? एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पकड़ना है। सिलिंड्रिकल सरफेस मैंने पकड़ लिया, छोटू सा सिलेंडर पकड़ा, कैसा है? बहुत छोटू सा है, सही से मान जाओ, ठीक है। काम देखो उसको, ठीक है। तो देख ऐसा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस क्लोज गॉसियन सरफेस के ऊपर गॉस लॉ घुमा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इस क्लोज सरफेस के ऊपर गॉस लॉ घुमाएंगे। जल्दी से बता दे, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ? ऊपर जाओ, व्हाट इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ? आवाज नहीं आई, ठीक है। Charge enclosed by वेरी गुड। टोटल फ्लक्स लिंकेज टू अ क्लोज सरफेस इट इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस एंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है, ठीक है। चलो, तो अब फ्लक्स कैसे निकालें, क्यूएन कैसे निकालें? 2 लाइन का है, देखो पहले फ्लक्स के कैलकुलेशंस में आ जाता है, ठीक है। फ्लक्स जो है कैसे कैसे तुम लोग देख सकते हो, सुन लो फ्लक्स की कैलकुलेशंस, ठीक है भाई। तो फ्लक्स में लिख रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसे मान ले ये जो आपके पास सिलेंडर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, क्या है भाई? सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शन का एरिया, जैसे मान ले इस तरह का सिलेंडर है, क्या है ना, ये देखो ये सिलेंडर है ना, इसका ये जो प्लेन एरिया है, जो जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मान ले ए है, क्या है? दिस एरिया इज ए, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो इधर देखो, जैसे मान ले पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अवे फ्रॉम चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी है वो हमें निकालनी है, प्रूव करना है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो, तो कुछ फ्लक्स तुम्हें इस सरफेस से मिलेगा, कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। भाई फ्लक्स क्या पढ़ते हो? फ्लक्स का बेसिक फार्मूला क्या होता है? E परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय, तो देखो पूरा का पूरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इस एरिया के नॉर्मल है? ये देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सुनो पूरी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस एरिया की, है ना, सामने से देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस एरिया के नॉर्मल है तभी तो फ्लक्स मिल रहा है, पैरेलल होता देयर वुड बी नो फ्लक्स। तो ये जो मैंने E into A लिखा है दिस इज फ्लक्स लिंकेज टू द सरफेस। बाकी इसके पास 2 और सरफेस हैं, एक ये वाला सरफेस है और दूसरा कौन है? ये कर्व्ड सरफेस। क्या इस सरफेस से लिंकेज फ्लक्स 0 हो जाएगा?
as there is no electric field here. Yes or no? अरे कंडक्टर के अंदर थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कंडक्टर के अंदर भी बना देगा. There is no charge, there is no electric field at any point inside a conductor. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के सरफेस पे होगी या फिर बाहर होगी, है ना. कंडक्टर के अंदर there is no electric field. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, तो देखो. अच्छा दूसरा मैंने जीरो किस लिए रखा है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस कर्व सरफेस. ये देखो ये है ना, ये कर्व सरफेस. तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या ऑलमोस्ट इस कर्व सरफेस एरिया के पैरेलल है. ये सुनो, जो भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, देखो ये देखो, Yes, sir. ये देखो है ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है देखो, है ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है क्या इस कर्व सरफेस एरिया के पैरेलल दिख रही है. देखो ये जो कर्व एरिया है यहाँ पे तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है दोस्त, है ना. ये देखो ये है ना, यहाँ पे तो ये तो अंदर वाला पार्ट चला गया, वहां तो वैसे ही नहीं है ना. बाहर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो कर्व सरफेस एरिया के पैरेलल, ये देखो है ना. this electric field parallel है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एरिया के पैरेलल होगा there would be no flux. Electric flux exists only because of that component of electric field which is normal to surface area. There would be no flux because of that component of electric field which is parallel to surface area. हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. ठीक है, तो यहाँ पे इस सरफेस से क्यों नहीं है फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये वाला जो जीरो है मैंने इसलिए डाला बिकॉज देयर इज inside a zero. क्या there is no electric field inside the conductor. ये मैंने इसलिए जीरो डाला. हाँ, गुड इवनिंग. ये मैंने इसलिए जीरो डाला बिकॉज electric field is parallel to curved surface of, देख रहा है कट तो नहीं रहा. electric field is it visible, देख रहा है. electric field is parallel to curved surface. तो जो total flux linkage through the cylindrical surface आ गया वो ये आ गया. क्या आ गया भाई, टोटल फ्लक्स लिंकेज. इधर चिपका रहा हूँ, टोटल फ्लक्स लिंकेज टू द कर्व सरफेस आ गया कितना. अब बचा सवाल, समझ लो बाद में छापना, समझ लो बाद में छापना. अब बचा रहा सवाल क्यू इन कैसे निकालोगे. तो ध्यान से सोचो, इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज किसकी वजह से आ रहा है. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर. सोच के देख, थोड़ा सा फील कर. क्या जितना इसका एरिया है, ध्यान सुनना, क्या जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्या उतने ही एरिया के करस्पॉन्डिंग जो कंडक्टर का चार्ज होगा दैट विल बी चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दिस क्लोज्ड सरफेस. सोच पा रहे हो तुम Yes, लोग. sir. Yes, sir. इसके आर पार जा रहा है ना, ये देख इसके आर पार जा रहा है. तो इसका एरिया ए है तो उतना ही ए एरिया ऑफ कंडक्टर विल बी इनक्लोज इनसाइड दिस क्लोज्ड सरफेस, है ना. तो एक्चुअली में इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हुआ, जितना की ए एरिया, ये क्या है, जितना की ए एरिया ऑफ दिस कंडक्टर. अब पूछोगे साहब कंडक्टर के एरिया का चार्ज निकालना कैसे, कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या घुमाते हो, बोलो बोलो बोलो. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या घुमाते हो. तो क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं चार्ज करंट एरिया. तो क्या ए एरिया ऑफ कंडक्टर का चार्ज ये होगा और क्या दिस विल बी चार्ज इनक्लोज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस. कंडक्टर के ए एरिया का जितना चार्ज होगा दैट विल बी अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस. तो ए एरिया का ये जो चार्ज निकाला है असलियत में यही क्यूएन है. क्या है भाई, तो यही मैं इधर चिपका देता हूं, यही क्यूएन है. तो क्यूएन बराबर हो गया कितना, राइट. फ्लक्स आ गया, क्यूएन आ गया, घुमा देगा उसको, यहाँ पे वैल्यू चिपका दे, हो गया. ठीक है, इसको हटा दो. टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन ऑप्शन में. टोटल फ्लक्स हो गया कितना, इधर देखो, टोटल फ्लक्स हो गया कितना, ये टोटल चार्ज इनक्लोज कितना हो गया सिग्मा ए जाएगा. तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, ये छोटा सा, ठीक है भाई साहब, वही तुम लोगों ने लिखा था E बराबर सिग्मा अपॉन. बस ध्यान रखना यहाँ से मैंने जर्नी शुरू की, ठीक है. ये यहाँ से है ना, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई, ठीक है. ये यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हो गई. पर इतना छापना है, ठीक है. फिर हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल है क्या, ठीक है. डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, उसका मतलब क्या है. बोलो इतना छापिए. डन सर.
हाँ वो करेंगे 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 अभी जितने भी कंसेप्ट बचे हैं ना, ठीक है, उनको लेंगे, है ना। पहले इस वेंडी ग्राफ जनरेटर को निपटाते हैं, उसके बाद बचे हुए कंसेप्ट पे भी आते हैं। पहले इसको वेंड अप करेंगे, उसके बाद इसको अटैक करेंगे। चलो, तो कितना हो गया भाई, चलो देखो। Yes, sir. अब जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तुम लोगों को, हाँ हाँ, अब जो तुम लोगों को स्टार्टिंग बताया कि इसका जो प्रिंसिपल है बेसिकली इट इज बेस्ड अपॉन टू फिनोमेना। क्या फिनोमेना? पहला है डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एंड्स। तो इसका मतलब क्या है, अब उस फिनोमेना का मतलब अपने को क्लियर हो जाएगा। तो पहला है सब डिस्चार्जिंग एक्शन। क्या है? डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एंड्स। क्या मतलब हुआ? देख क्या होता है कि कई बार जो कंडक्टर है उसके पास शार्प एंड्स हो जाते हैं। शार्प मतलब समझता है, पॉइंटेड एंड्स। पॉइंटेड मतलब जैसे नीडल समझता है, जो मेटालिक नीडल है, नीडल देखा है है ना। कॉम्ब देखा है, कॉम्ब, मेटालिक कॉम्ब देखा है, मेटालिक। जैसे कॉम्ब जनरली प्लास्टिक का यूज करते हो, फाइबर का यूज करते हो, है ना। तो कॉम्ब में नहीं, यू आर हैविंग पॉइंटेड एंड्स। आवाज नहीं आई? हाँ यस सर। जैसे मान ले, Yes, sir. अब मान ले कॉम्ब तुम्हारे पास थोड़ा खतरनाक है ठीक है, कॉम्ब जो है मान ले मेटालिक है ना, तो यूज करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, नहीं सब निपट जाएगा ठीक है, जितने बचे हैं, ठीक है तो देख फंडा क्या है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास पॉइंटेड एंड्स हैं, कई बार जो कंडक्टर है उसके पास पॉइंटेड एंड्स हैं, क्या है, उसके पास शार्प एंड्स हैं। तो वहां पे क्या होता है, सरफेस चार्ज बहुत खतरनाक हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत खतरनाक हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग मीडियम दैट इज एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ओवरकम कर जाती है। हाँ है ना, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग मीडियम है इट अंडरगोज अ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डू यू रिमेंबर द फिनोमेना डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? आवाज नहीं आई? हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी कंसेप्ट पढ़े थे, यस सर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डू यू रिमेंबर? बस वही वाला फंडा है। ध्यान से है ना, डिटेल में समझा रहा हूँ, ऐसे हवा में समझ में नहीं आएगा, है ना। सुन 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 एवरीवन, सी दिस, बहुत सिंपल है। देख जैसे मान ले एक नॉर्मल कंडक्टर, लेकिन नॉर्मल कंडक्टर की जगह मान लो तुम्हारे पास शार्प एंड वाला कंडक्टर है, क्या थोड़ा सा, है ना, उसके पास ये है यार ये समझ रहा है ना, मतलब थोड़ा सा शार्प एंड है ठीक है, थोड़ा सा पॉइंटेड एंड है, नीडल टाइप का एंड है, इस तरह का, है ना, इस तरह का उसके पास एक शार्प एंड है ना, इस तरह से, है ना, नीडल टाइप का एंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान ले ये इस तरह का कंडक्टर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो शार्प एंड है यहाँ पे सरफेस चार्ज एजेंसी दोस्त बहुत तुलु हो जाएगी रे। क्या हो जाएगी? सरफेस चार्ज एजेंसी बहुत खतरनाक हो जाएगी। एक और छोटा सा फिनोमेना तुम लोग याद आ रहा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जब कर रहे थे, कहाँ पे? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले चलो, कहाँ पे? इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। डू यू रिमेंबर? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में तुम लोगों को सबसे आखिरी प्रॉपर्टी पढ़ाएगी,
तुम्हारे पास मॉड्यूल है, सेम मॉड्यूल है, उसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो उसमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है, वहां पे आखिरी प्रॉपर्टी पढ़। क्या हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कंडक्टर। Yes, sir. याद है? Yes, sir. सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना? और नहीं याद आ रहा तो उसमें देख ले, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर का सबसे आखिरी पॉइंट है, पढ़ लेना, मॉड्यूल तुम्हारे पास है, ठीक है? तो सबसे आखिरी जो प्रॉपर्टी होती है कि साहब कंडक्टर की सरफेस जो चार्ज डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टुवर्ड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी तोड़ू होगी, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे एवरीवन सी दिस प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ वो ये घुमा रहा हूँ साहब, क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रुको रुको रुको, सोच के देख, क्या यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जहां पे शार्प पॉइंट्स हैं, क्या है? ये देखिए, है ना, बहुत छोटा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझता है ना? ये देख, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है तुम्हें जिस भी सरफेस के जिस भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पकड़ना है, तो उस पॉइंट को सराउंड करता हुआ एक इमेजिनरी स्फीयर पकड़ ले, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे मान ले यहाँ पे तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर पकड़ना है, तो इस पॉइंट को सराउंड करता हुआ, इस पॉइंट को सराउंड करता हुआ एक इमेजिनरी आप स्फीयर बनाते हैं। इस स्फीयर का जो रेडियस है इट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट ऑन द स्फीयर, ऐसा है, ठीक है? तो ध्यान से देखें आप इसको थोड़ा सा, है ना, कम करते जाए, है ना, ये देखो, है ना, कम करते जाए, तो ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो रहा है ना, और बिल्कुल पॉइंटेड एंड बना देगा तो बिल्कुल छोटू सा बनेगा एवरीवन, है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये देख बिल्कुल आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। सोच पा रहे हो तुम लोग? सोच पा रहे हो? आर जो है बहुत छोटा हो जाएगा, ये देख, है ना, ये इट्स लार्ज रेडियस, ये बहुत बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको छोटा कर, ये देख, छोटा, है ना? और जब बिल्कुल आपका ऐसा रह जाएगा तो बहुत छोटा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो वो कहानी यहाँ पे हो रही है, है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो आर की वैल्यू सिंस यहाँ पे बहुत छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो मतलब ह्यूज हो जाती है, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ चार्ज डेंसिटी आ जाती है, ठीक है? तो आर बहुत छोटा है, आर 0 है, तो सिग्मा ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो जाता है दोस्तों। सिग्मा बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तोड़ हो जाती है, अभी भी हम लोग पढ़े हैं। देखो याद रखो, ऑल्दो एक लार्ज कंडक्टिंग शीट के नियर बाय वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट याद रख ले, है ना, अप्रोक्सीमेटली हम किसी भी ऑर्बिट शेप या साइज से कंडक्टर के नियर बाय वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वी कैन डायरेक्टली यूज दैट फार्मूला। क्या निकाला अभी भी? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना? इस कंडक्टर के आसपास वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यू कैन डेफिनेटली यूज दैट रिजल्ट, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, शार्प पॉइंट्स है, शार्प पॉइंट्स मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा, सरफेस चार्ज बहुत बड़ी, सिग्मा बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तोड़ हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ह्यूज, इट्स वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो फिनोमिना आएगा, डू यू रिमेंबर, डाइलेक्ट्रिक संध वाला, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वाला, वो यहाँ पे फिनोमेना एप्लीकेबल है। डू यू रिमेंबर? अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उस पर्टिकुलर मीडियम के डाइलेक्ट्रिक सन से एक्सीड कर जाती है, तो वो जो मीडियम है वो डाइलेक्ट्रिक, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, मीडियम के जो एटम्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, मीडियम के जो एटम्स हैं उनसे उनके जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिटैच करना शुरू कर देता है, आयन बन जाता है। भाई एटम से इलेक्ट्रॉन हटा लेगा, क्या बनेगा? आयन। कैसे होगा डिटेल में समझा रहा हूं, सुन। बिकॉज ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान ले कंडक्टर इज कैप्ट इन एयर, क्या है भाई? हवा। छोटू सा एक मान ले एयर का एटम पकड़ रहा हूं, ध्यान सुनना, एवरीवन सी दिस, है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक छोटा सा बस कांसेप्ट है, इधर देख। जैसे मान ले एक छोटा सा एयर का एटम पकड़ते हैं, ठीक है भाई, एटम है ना, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, बाहर मान ले इलेक्ट्रॉन मजे से गोलू गोलू घूम रहा है, ठीक है, उसको पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है, परमानेंटली भागने वाला है, ठीक है? सो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत खतरनाक है, जिसकी वजह से, अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोड फोर्स लगेगा, बता किधर लगेगा? इन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। रुक, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा? ये सुनो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। होगा क्या, बिकॉज ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के इस बाइंडिंग फोर्स को एक्सीड कर जाएगा। क्या बोला? इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इस इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग फोर्स को एक्सीड कर जाएगा। इधर वाला फोर्स ज्यादा, इधर वाला फोर्स कम, नेट फोर्स इधर लग गया, इलेक्ट्रॉन भाग गया। इलेक्ट्रॉन्स परमानेंटली अपने अपने रेस्पेक्टिव एटम से डिटैच होना शुरू कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे ऑन टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, राइट? क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, पॉजिटिव इधर भागेगा, नेगेटिव इधर भागेगा।
पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे तो क्या इसका नेट पॉजिटिव चार्ज घटना शुरू हो जाएगा? ये सुनो, दैट इज दिस कंडक्टर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कोरोना डिस्चार्ज। कंडक्टर को भी कोरोना हो जाएगा तो वैक्सीनेट करना पड़ेगा। मिल नहीं रही आजकल कोविशील्ड समझ पा रहे हो तुम लोग? तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली पॉजिटिव चार्ज था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से उसके पास नेगेटिव चार्ज और आ जाएगा। चार्ज क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव था, नेगेटिव और आ गया तो पॉजिटिव घटना शुरू हो गया ना, है ना? मतलब इस कंडक्टर का जो चार्ज है वो घटना शुरू कर देगा, कंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा। क्या होना शुरू कर देगा? कंडक्टर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। क्या है भाई? दिस कंडक्टर फर्दर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। और कई बार ये जो डिस्चार्जिंग का एक्शन होता है, ठीक है, इस फिनोमेना को तो नाम दे दिया हमने, क्या, जैसा कि टॉपिक का नाम था क्या, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एंड्स। क्या बोलते हैं इसको? डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एंड्स ऑफ कंडक्टर। समझ में आ रहा ना? डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एंड्स ऑफ कंडक्टर। और ये जो डिस्चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्चार्ज होती है, कई बार ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक जो डिस्चार्ज होता है, कई बार तुम्हें देखने को भी मिल जाता है, नहीं? sometimes it's in the form of like spark। कई बार इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाता है, नहीं? कई बार तुम्हें स्पार्क जैसा दिखता होगा, तो वो बेसिकली डिस्चार्ज हो रहा है। भाई ऐसा सोच, इधर देख, ऐसा सोच, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, टकरा रहे हैं। टकराने से क्या होगा? टकराने से क्या होगा? कई बार स्पार्क हमें दिखता है, तो उसी एक्शन की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ डिस्चार्जिंग एक्शन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आके कंडक्टर से टकरा गए, टकराने की वजह से इलेक्ट्रिक स्पार्क भी हमें देखने को मिल सकती है। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है वो कई बार स्पार्क के फॉर्म में हमें विजिबल भी हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल का पहला पार्ट है। क्या बोलता है? डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो बहुत सिंपल सा फिनोमेना है कि जहां पे कंडक्टर के पॉइंटेड एंड्स हैं, नीडल टाइप एंड्स हैं, कॉम्ब टाइप एंड्स हैं, तो वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा हो जाता है, चार्ज एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग मीडियम दैट इज एयर का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके इलेक्ट्रॉन्स आके कंडक्टर पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, कंडक्टर का चार्ज घटना शुरू हो जाता है, कंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है। इसी को नाम दे दिया उसने, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एंड्स ऑफ कंडक्टर। पहले मैं चाहूँ प्रिंसिपल में एक और फिनोमेना है, कितना चाहती हूँ? यस, Done, sir. ये पहला पॉइंट हो गया भाई। नोटिस में पढ़ते हैं, जो पॉइंट नंबर 1 है डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ, देख लो क्या बोल रहा है। ऐसे पॉइंट नंबर 2 में आ जाए, पॉइंट नंबर 2 देख लो क्या बोलता है। प्रिंसिपल का दूसरा पार्ट ये है, क्या भाई? दूसरा पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तुम लोग को बताया था, कैपेसिटेंस में भी बताया, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसे पढ़ ले, बताता हूँ दूसरा पॉइंट क्या बोलता है। हो गया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो पॉइंट नंबर 2 पढ़ लो, देखो क्या बोलता है। पॉइंट नंबर हम लोग सेकंड देखें। क्लियर हो गई? तो दूसरा प्रिंसिपल का जो दूसरा पार्ट है वो सब ये है, क्या? व्हेन अ चार्ज कंडक्टर
when a charged conductor is brought into an internal contact with a hollow sphere, then the whole charge of conducting sphere transfers onto the hollow sphere. पढ़ चुके हैं हम लोग, इसी चैप्टर में पढ़े। ये सुनो, जैसे मान ले तुम्हारे पास कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, फर्क नहीं पड़ता हॉलो है सॉलिड है, ठीक, इसको टच करा दे, इंटरनली टच करा दे, क्या, एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर से, हॉलो शेल से, तो क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर का पूरा चार्ज इट विल फ्लो इनटू द आउटर शेल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सुनो, यस सर। यहाँ पे तुम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ाए थे, रिमेम्बर? स्फेरिकल कैपेसिटर में ये कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर में जब दोनों के दोनों जो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं उनको कनेक्ट कर देता है तो बता कैपेसिटेंस क्या है, वहां पे हम लोग ये आइडिया, ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ये सुनो, उसका रीजन ये है, फिर से मैं बताया था, है ना, उसका लॉजिक ये होता है, जैसे मान लिया जाए इसके पास अब कुछ Q1 है, इसके पास कुछ भी है, है ना, इसको कुछ Q1 दे दिया, इसको Q2 दे दिया, देने के बाद इसको टच करा दे या कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करा दे, व्हाटएवर डज, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट टच करा दे या कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करा दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम द कंडक्टर ऑफ हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स दैट ऑफ लोअर पोटेंशियल, कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो अब क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर का साहब हर एक पॉइंट बराबर होगा, है ना, मतलब बराबर मतलब सेम पोटेंशियल होगा। ऐसे ये भी क्या है, कंडक्टर हर एक पॉइंट एक ही पोटेंशियल होगा, सारे के सारे पॉइंट का पोटेंशियल साहब बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल बराबर होने की वजह से बोल सकता हूँ दोनों शेल्स के बीच का, दोनों स्फीयर्स के बीच का जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाएगी, नहीं, ये जो रीजन दिख रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाती है। क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या पढ़ते हो, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन, तो देखो सुन ये देखो, एवरीवन सी दिस, जैसे मान लो ये दो पॉइंट पकड़ लेते हैं, एक ये पॉइंट है, ये दो दूसरा ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो जिन दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, उन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देख ले, डिवाइड करा दे, देख इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, कोई पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, डिस्टेंस जो मर्जी ले ले, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पे जैसे मान ले कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो इसकी वजह से भी 0 होनी चाहिए, इसकी वजह से भी 0 होनी चाहिए, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अच्छा, इसकी वजह से तो वैसे ही 0 है, हॉलो स्फीयर के अंदर वाले हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमेशा 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ हॉलो स्फीयर इट्स ऑलवेज 0, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से तो वैसे ही 0 है, पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, हाँ, इसके लिए पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, रुको, क्या बोला, इस शेल के लिए पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। अब देखो, है ना, तो शेल के बाहर वाले पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फार्मूला बोलो, क्या पढ़ते हो, इट्स 1/4 q by r स्क्वायर। इस शेल के रेस्पेक्ट में पॉइंट कहां लाई कर रहा है, बाहर, शेल के बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो इस शेल की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, और इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए क्या शेल का चार्ज 0 होना चाहिए। यस सर। जब तक शेल के पास चार्ज रहेगा, सोच देख, जब तक इसके पास चार्ज है तब तक ये बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना। Q चार्ज से डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और ये 0 होना चाहिए, 0 होने के लिए Q हैज टू बी 0। तो अगर आप चाहते हैं इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, तो इसके लिए तो वैसे ही पॉइंट अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही 0 है, इसकी वजह से भी 0 होनी चाहिए, इसकी वजह से 0 होने के लिए इसका चार्ज 0 होना चाहिए, इसके चार्ज को 0 होने के लिए होल चार्ज विल फ्लो इनटू द आउटर शेल, इसका पूरा का पूरा चार्ज आउटर वाले में चला जाएगा, मतलब इवेंचुअली वी आर लेफ्ट विद, जैसे मान लो इनिशियली आपने इसको Q1 दिया था, इसको Q2 दिया था, फाइनली इसके पास कितना बचा और इसके पास कितना बचा, यस और नो बोलो भाई। इसका पूरा का पूरा चार्ज आउटर वाले में चला गया, तो उसके पास फाइनली 0, इसके पास फाइनली Q1 प्लस Q2। कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, सब हम लोग कर चुके हैं, क्लियर, समझ में आ गया। ये दो बेसिक फिनोमेना है, राइट, ये दो बेसिक फिनोमेना है behind the basic principle of Venn diagram generator, कि अगर किसी भी चार्ज कंडक्टर को इंटरनली हम टच कराते हैं एक कंडक्टिंग शेल से, एक हॉलो मेटालिक शेल से, तो कंडक्टिंग स्फीयर का पूरा जो चार्ज होगा
आउटर वाले हॉलो शेल में ट्रांसफर हो जाता है। क्यों हो जाता है मॉड्यूल में भी पढ़ने, बाकी सब डायग्राम बना के छाप लो। बोलो भाई, इतना हो गया। Done, sir. चलो चलो अच्छा। जी सर, इतना हो गया, आगे बढ़ा दे। चल रहा है। बढ़ा दिया है। यस सर। चलो। चल, तो ये तो बात हो गई भाई कि जो है उसका प्रिंसिपल क्या है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, हाउ इट वर्क्स, है ना। स्ट्रक्चर पे आते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा है। देखना में कैसा है। बोर्ड छोटा पड़ जाता है। बोर्ड जो है अपना, चलो जो भी। देख लो, देख रहा था कटपट तो नहीं। छाप लो, तुम समझ आया था क्या। तुम लोग जो है पहले छापा छापी कर लो, बताता हूँ क्या। जी सर, पहले इतना छापा तुम लोग, इतना जो है थोड़ा सा नीचे खिसका देता है, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। देखो, स्विच विच लगा हुआ है, स्विच विच एक सुंदर सा स्विच बना दे। ये अर्थिंग अर्थिंग अर्थिंग, ठीक क्या है, देखो ना। पहले डायग्राम छापा, हाँ हाँ। चलो बहुत अच्छा, छाप ले डायग्राम बना ले।
यस Yes, sir. Yes, sir. Yes. सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आसान सा डायग्राम है। आ जाए तो भाई साहब, अरेंजमेंट ऑफ विंडी ग्राफ जनरेटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज कंडक्टिंग शेल। क्या होता है? अ कंडक्टिंग शेल ऑफ लार्ज रेडियस। देख रहे हो, एक बड़ा सा कंडक्टिंग शेल है। मेरे पास इतनी जगह थी इससे बड़ा बना नहीं सकता। ठीक है, छोटा सा बोर्ड है, कितना बड़ा कंडक्टर बनाएंगे, है ना? तो लार्ज कनेक्टिंग शेल है, शेल का रेडियस इतना बड़ा है उतना बेहतर होगा। ठीक है, ऐसा है तो समझ में आएगा, वर्किंग में समझ में आएगा। ठीक है, लार्ज कनेक्टिंग शेल है, राइट। इस कंडक्टिंग शेल को हम माउंट कर देते हैं ओवर एन इंसुलेटिंग स्टैंड। कैसा स्टैंड रखते हैं? इंसुलेटिंग स्टैंड रखते हैं, कंडक्टिंग नहीं रखते हैं। अदरवाइज कंडक्टर होगा तो चार्जेस की शेयरिंग हो जाएगी ना, चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए, है ना, इसके और स्टैंड के बीच में कोई भी चार्जेस की शेयरिंग ना हो, इसलिए हमने स्टैंड कैसे लिया? ये देखो, ये है ना, ये पूरा जो स्टैंड तुम्हें दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक है, ऐसा है, राइट। दो पुलीज यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं, फिक्स होती हैं, दोनों की दोनों कैसी पुलीज हैं? फिक्स पुली, पुली P1 पुली P2, है ना, पुली P1 पुली P2, और ये दोनों पुलिस आपस में कनेक्टेड रहती हैं बाय अ मूविंग बेल्ट। इस बेल्ट को हम बोलते हैं, ये भी इंसुलेटिंग बेल्ट है। ठीक है, कैसा है? इंसुलेटिंग बेल्ट है, कंडक्टिंग नहीं है कि साहब कंडक्टर को चार्ज दे दिया पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया आउटर सरफेस से भाग गया, ना, इंसुलेटिंग बेल्ट है। नायलॉन का अच्छा रहेगा, नायलॉन का बेल्ट लगा दो। किसका? नायलॉन का। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसको फिजिक्स की भाषा में, कन्वेयर बेल्ट, है ना। मोस्ट ऑफ द मशीन्स में यही कन्वेयर बेल्ट यूज होती है ना। अच्छा, ये जो कन्वेयर बेल्ट है, दिस बेल्ट इज केप्ट मूविंग विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ पे एक मोटर लगा होता है, एक मोटर जो है लगा देते हैं, जो इन इस बेल्ट को इस तरह से रोटेट कराता जाता है। ठीक है, इस तरह से, है ना, ये देखो ये इस तरह से, है ना, ये बेल्ट जो है दिस बेल्ट इज केप्ट रोटेटिंग, है ना, इस तरह से घूमते रहता है कंटिन्यूअसली, है ना, इस तरह से। ठीक है, मोटर लगा हुआ है अंदर, है ना, अंदर मतलब प्रॉपर उसके पार्ट्स फिटेड है। ठीक है, वो अलग बात उसने दिखाया नहीं, छोटू से डायग्राम में क्या क्या दिखाओगे। अच्छा, दो मेटालिक कॉम्स होते हैं, दो ब्रास के कॉम्स होते हैं, मेटल के कॉम्स होते हैं, B1 और B2। क्या क्या बोलते हैं इनको? एक को बोलता है स्प्रेइंग कॉम, दूसरे बोलते हैं कलेक्टिंग कॉम। क्या बोलता है? ये देखो, दिस इज कॉम B1, ब्रास के कॉम्स होते हैं। किसके? ब्रास कॉम्स, दोनों, दस एंड दस, ब्रास कॉम, है ना। मेटालिक कॉम्स होते हैं, कॉम समझता है? कॉम, ठीक है, वही जो पॉइंटेड नीडल लाइक, है ना। ये देखो, ये है, इसमें मान लो बहुत सारे नीडल लगे हैं तो बन गया कॉम, है ना, इसमें बहुत सारे नीडल लगा दे तो बन गया कॉम। ठीक है है ना। अब देखो, तो एक कॉम B1 ये है और दूसरा कॉम B2 यहाँ पे लगा दिया है। इसको बोलता है स्प्रेइंग कॉम। ये क्या करता है? स्प्रे करता है, चार्ज स्प्रे करता है। वो कैसे कैसे करता है अभी बताऊंगा, वर्किंग में समझ में आएगा। वर्किंग थोड़ी इसकी धमाकेदार है। ठीक है, इसको क्या बोलता है? स्प्रेइंग कॉम, चार्ज स्प्रे करता है, चार्ज स्प्रे कर रहा है, हाँ बिल्कुल, है ना, चार्ज स्प्रे कर रहा है ना। इसको बोलता है कलेक्टिंग कॉम। ये क्या करता है? उस स्प्रे वाले चार्ज को कलेक्ट कर देता है और कलेक्ट करके इसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है। जब इसके ऊपर चार्ज आएगा तभी तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। ऐसा है, ठीक है। अच्छा, इस कॉम को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। क्या बोला? ये जो कॉम B1 है, दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। देखो, हाँ, ये दिस इज अ बैटरी। This battery is present to maintain a constant charge supply. ये continuously चार्ज सप्लाई को मेंटेन करता है। अच्छा, बैटरी के एक टर्मिनल को हमने अर्थिंग कर दी है, तभी तो आपका सर्किट कंप्लीट होगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो चार्जेस भागेंगे भाई। एक वायर आप एक पॉइंट को या एक एंड को, एक टर्मिनल को आप अर्थ से कनेक्ट कराओगे, तभी तो जो अर्थ होगा कुछ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, या तभी तो बैटरी पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर पाएगा। आप सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसी बैटरी लगा के छोड़ दोगे, सर्किट इज ओपन, बैटरी विल नॉट सप्लाई एनी चार्ज। इसलिए हमने एक एंड को अर्थ से ज्वाइन करा दिया। अर्थ खींचता रहता है इलेक्ट्रॉन, या हम बोलते रहते हैं नहीं बैटरी ने पॉजिटिव सप्लाई किया, बट असलियत में इलेक्ट्रॉन खींचता है। ऐसा है ना। जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट प्रोटॉन्स। ठीक है, ऐसा है। तो ये तो बेसिक इसका स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अरेंजमेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या पार्ट्स, उनका क्या क्या यूज है। ठीक है, अब वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग इसकी थोड़ी सी धमाकेदार है ना।
वर्किंग थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे स्विच को क्लोज करते हैं, एज सून एज द स्विच इज क्लोज, बैटरी कुछ ना कुछ इसको चार्ज सप्लाई कर देता है, ठीक है। बैटरी क्या करता है साहब, जैसे ही स्विच बंद किया बैटरी ने इसको कॉम्ब B1 को चार्ज सप्लाई किया। थोड़ा सा ट्रिकी है, सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, है ना। इसको आपने क्या किया, चार्ज सप्लाई किया। मैं इधर छाप देता हूँ, है ना। उसमें क्या बहुत कम तेरे साथ में मजा नहीं आएगा, समझो समझो अभी, है ना। छापना नहीं, छापने के लिए समय दे दूंगा, तुम लोग पहले समझो बात को। मैं कहानी कॉम्ब B1 की थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ। क्या स्टोरी ऑफ कॉम्ब B1 सेपरेटली, है ना, थोड़ा सा अलग से और थोड़ा सा, है ना, इलैबोरेट करके डिटेल में चर्चा करते हैं। रुको रुको रुको, छापना नहीं, छापने के लिए बहुत समय मिलेगा, पहले मेरी बात समझो। थोड़ा गैप देके मैं बता रहा हूँ, हाँ, किस तरह का सिचुएशन है। ये मैंने कॉम्ब B1 बना दिया है ना, और इसके सामने ये पुली P1 है, ये अलग से मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा देखो क्या होगा, जैसी बैटरी ने इसको चार्ज सप्लाई किया, तो अब देखो, अब जो जो आप प्रिंसिपल पढ़े हो, है ना, अब उन प्रिंसिपल का यहाँ पे वर्किंग में यूज होगा, है ना। जो प्रिंसिपल दो पढ़े हो ना, डिस्चार्जिंग एक्शन वाला और वो चार्ज ट्रांसफर वाला, दोनों फंडे यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट होंगे, है ना, वो थोड़ा सा ध्यान से देखें, है ना। मजेदार वर्किंग है, थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। तो देखो, जैसे ही आपने इसको चार्ज दिया, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, शार्प एंड्स हैं, चार्ज डेंसिटी खतरनाक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ प्रेशर बहुत छोटा है, चार्ज डेंसिटी बहुत तोड़ हो जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत खतरनाक हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एयर के एटम्स हैं सारे आयनाइज हो जाएंगे, उनके जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स उनके रेस्पेक्टिव एटम से डिटैच होना शुरू कर देंगे। क्या इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा, ये सुनो। जो जो पढ़े हो उसको अब अप्लाई करने का समय आ गया है ना। सुनना सुनना एवरीवन सी दिस। रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुको। क्या बोला क्या बोला, थोड़ा नीचे बना, ऊपर रुको 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 रुको। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही आर यहाँ पे बहुत छोटा है, क्या आर बहुत छोटा है, तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सिग्मा बहुत तोड़ू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच जाएगा, है ना। आर बहुत छोटा, सिग्मा बहुत खतरनाक, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा। इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो हवा है, हवा के एटम्स राइट आयनाइज होना शुरू कर देंगे, हवा की हवा खराब हो जाएगी। ठीक है, हवा खराब हो जाएगी, मतलब एयर के जो एटम्स हैं उनका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। रुको रुको रुको, एक मैं छोटू सा एटम पकड़ लेता हूँ, ये देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और ये मान ले इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, इधर देखो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा, ये देखो ये देखो, है ना। इलेक्ट्रॉन पे दोस्त लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग फोर्स से ओवरकम कर जाएगी, क्या होगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू इस बाइंडिंग फोर्स को एक्सीड कर जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्सीड बाइंडिंग फोर्स, व्हाट विल हैपन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने रिस्पेक्टिव एटम से डिटैच होना शुरू कर देंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है, उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये जो कॉम्ब होगा हवा के एटम से उनके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, आजा आजा आजा, और ये बहुत खतरनाक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव के वजह से जो प्रोटॉन्स हैं रिपेल हो जाएंगे। आप आसान भाषा में ऐसे समझें, रुको रुको, मूवमेंट क्या होगा, रुको रुको, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव इधर भागेगा और नेगेटिव इधर भागेगा, ये सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव इधर भागा, नेगेटिव इधर भागा। क्या कमाल का फिनोमेना है, ध्यान सुनना। ये जो पॉजिटिव जाता है ये जाके बेल्ट पे स्टिक कर जाता है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड इधर है तो पॉजिटिव इधर भागता है और वो पॉजिटिव जाके बेल्ट पे स्टिक करता है। नेगेटिव इधर भागता है दोस्त, नेगेटिव क्या करता है, इधर भागता है। ये जो नेगेटिव आता है ना, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देता है ना। शानदार वर्किंग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या बोला, पॉजिटिव इधर भागा, नेगेटिव इधर भागा, इस नेगेटिव ने आके इस कॉम्ब के पॉजिटिव को खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो पॉजिटिव था वो यहाँ पे आ गया। अब इंसुलेटर की या नॉन कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, आप इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, जैसे ये इंसुलेटर है या नॉन कंडक्टर है, उसको आप जहां पे चार्ज देते हो चार्ज लोकलाइज रहता है। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर में चार्ज देते हो वो आउटर सरफेस पे रिसाइड कर जाता है, नॉन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है, चार्ज रिमेन्स एट द पोजीशन एट विच इट वाज ओरिजिनली गिवन, जहां पे रखेगा वहीं रहेगा, लोकलाइज रहता है चार्ज। तो वही कहानी यहाँ पे होगी। तो ये क्या है ना, इंसुलेटिंग बेल्ट है, तो
जहां पे चार्ज गया बस वहीं पर रहेगा। अब ध्यान से सुनना है ना, अब ये क्या है, ये स्टैटिक नहीं है, है ना, ये बेल्ट क्या है, दिस बेल्ट इज केप्ट मूविंग, है ना। तो देखो 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 एवरीवन सी दिस, अब ये चार्ज यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो फिर इंडक्शन होगा, ठीक है। पहले इतना छापो, है ना, स्पेस नहीं है, पूरा भर गया, पहले इतना छापो, ठीक है। फिर मैं तुम लोगों को कॉम्ब B2 की कहानी बताता हूँ, ये कॉम्ब B1 की कहानी थी, सिमिलर कहानी तुम्हें B2 में मिलेगी। बोलो भाई, चलिए जी सर। यस, आगे बढ़ो, बोलो भाई, इतना छाप लिया। Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चल, अब तुम लोगों को कॉम्ब B2 की कहानी बताता हूँ। ये कहानी B1 की होगी। सर हाँ बोल। सर वो कॉम B1 में मतलब सर पॉजिटिव चार्जेस हैं क्या? फिर से बोल, आवाज क्लियर नहीं है। सर कॉम B1 में हाँ बोल। सर वो आपने क्या लिखा है, पॉजिटिव 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 की पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव चार्जेस? अच्छा यहाँ पे पूछ रही है ये बोल। यस सर ये क्या लिखा है, ये सारे सर पॉजिटिव, ये बोल रही है पॉजिटिव पॉजिटिव, यस सर ये सब पॉजिटिव है। देख यस देख, सर सुन इधर देख, ये सारे पॉजिटिव हैं। एक्चुअली में क्या किया है, इधर देख, बैटरी ने पॉजिटिव सप्लाई किया है। असलियत में क्या होता है मैं बता रहा हूँ, असलियत में क्या होता है, सुन सुन मेरी बात सुन, इधर देख, इधर देख, इधर देख, बैटरी का फंक्शन क्या है, इधर देख। असलियत में क्या होता है, असलियत में क्या है, इधर देखो, तुमने इसको ग्राउंड कर दिया है, इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो अर्थ क्या करती है, ये कंडक्टिंग है, क्या है, ब्रास का फॉर्म है, कंडक्टिंग है। तो कंडक्टर से अर्थ क्या करेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। बट हम ऐसा नहीं मानते हैं, मतलब मानते हैं लेकिन बोलते नहीं है। अरे समझ रहा ना ठीक है। हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं साहब, बैटरी ने पॉजिटिव सप्लाई किया। अरे बात एक ही है ना, इलेक्ट्रॉन से इधर गए या पॉजिटिव इधर गया। तो असलियत में क्या करेगी, जो बैटरी, हाँ, जो अर्थ है वो यहाँ से कॉम्ब से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगी। बट हम ऐसा बोलते नहीं है, हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं बैटरी ने सप्लाई किया पॉजिटिव चार्ज। तो बैटरी ने इसको पॉजिटिव सप्लाई किया, तो ये पूरा पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव नहीं है। ये क्या है, पॉजिटिव। बस पॉजिटिव की वजह से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव इधर भागा, नेगेटिव भागा। तो इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को उड़ा दिया और पॉजिटिव इधर भाग गया, पॉजिटिव जाके इस बेल्ट पे स्टिक कर गया और ये पॉजिटिव ऊपर भाग गया। उसके आगे कहानी बता रहा हूँ, क्लियर है। देख, अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए कॉम्ब B2 की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग कॉम्ब। इसको क्या बोलता है, स्प्रेइंग कॉम्ब। ये क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है। अरे स्प्रे तो किया रे चार्ज स्प्रे कर रहा है। बैटरी ने कॉम्ब B1 को चार्ज दिया और B1 ने स्प्रे कर दिया, खचाक 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 खचाक, स्प्रे कर दिया, इसके ऊपर चिपक गया, खचाक ऊपर आ गया। इसलिए इसको बोलता है स्प्रेइंग कॉम्ब। चार्ज स्प्रे कर रहा है, स्प्रे कर रहा है, स्प्रे कर रहा है, ऐसा है, ठीक है। अब ये जब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऊपर आएगा, सुनना है ना, ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ, जब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया। अब अलग से बता रहा हूँ, बहुत मच रहेगा, बहुत छोटा स्पेस, इधर बता रहा हूँ, अलग से सुनो, अलग से थोड़ा सा ध्यान से है ना, बहुत ध्यान से।
ठीक है भाई। देखो तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब यहाँ पे इंडक्शन होगा बस। क्या होगा? इंडक्शन होगा। क्या होगा? इंडक्शन। कैसे? देखो देखो देखो, ये पॉजिटिव तो क्या यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पुरानी बात हो गई। और क्या यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये सुनो भाई, ऐसे ही तो होता है। अगर मैं कंडक्टर के सामने है ना पॉजिटिव चार्ज रॉड रख देता हूँ, क्या होगा? एक सरफेस नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा सरफेस पॉजिटिव हो जाएगा। ये सुनो, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रॉड एक कंडक्टर के सामने बिठा देता हूँ, व्हाट विल हैपन? अब ये सुनो, तो पुराने फंडे इंडक्शन के, ये पॉजिटिव तो यहाँ पे नियर सरफेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फर्दर सरफेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो वही तो करा रहा हूँ। क्या बोला? इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे कंडक्टर है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सब कंडक्टर है रे, इसको छोड़ के ये इंसुलेटर है। हाँ, ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, ये तो है ना बड़ा कंडक्टर है, ठीक है, सब कंडक्टर है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। देखो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, प्लस क्यू। अब रुको, अब यहीं पे होल्ड करना। क्या बोला मैंने? क्या बोला कि साहब यहाँ पे नेगेटिव आया, ध्यान से है ना, एवरीवन सी यस, और यहाँ पे सब पॉजिटिव। ठीक है। अब रुको गया, होल्ड ऑन। बिल्कुल सेम कार्यक्रम होने वाला है जैसा V1 के साथ हुआ था। द ओनली डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनाई थी, ये नेगेटिव तो उल्टी बनाएगी। ये सुनो, क्या इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी वो ऐसी दिखेगी। ये सुनो, एक छोटा सा मैं एटम पकड़ लेता हूँ, ये देखो, है ना, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है भाई? आगे बनाते हैं थोड़ा सा, जैसे मान ले पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो क्या इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर होगा। ये सुनो, और क्या यहाँ पे भी वही लॉजिक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा है ना, कम है ना, पॉइंटेड नीडल्स हैं, शार्प एंड्स हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा होगा, सिग्मा बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होगी, एयर के जो एटम्स हैं आयनाइज हो जाएंगे, एयर विल अंडरगो द इलेक्ट्रिक एटम। सेम फिनोमेना जैसे V1 के सामने हुआ था। देखो क्या बोला? बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इस इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग फोर्स को एक्सीड करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपने रेस्पेक्टिव एटम से डिटैच होना शुरू करेंगे। बस मूवमेंट समझे, इलेक्ट्रॉन किधर, प्रोटॉन्स किधर, है ना। तो देखो अच्छा, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव, तो क्या पॉजिटिव विल एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान सुनना, क्या मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा और क्या नेगेटिव चार्ज इधर भागेगा? ये सुनो, इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर लगा, ये फोर्स इससे बड़ा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, नेगेटिव इधर भागेगा, पॉजिटिव इधर भागेगा। ये देखो, नेगेटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर जा रहा है, नेगेटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर जा रहा है, ये कहानी है। अब ध्यान सुनना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सिंस नेगेटिव इधर जाएगा, तो ये जो नेगेटिव है ये इस बेल्ट के पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या बोला? ये जो नेगेटिव जा रहा है ये इस बेल्ट के पॉजिटिव को खत्म कर देगा, उल्टा ये जो पॉजिटिव जा रहा है ये कॉम्ब के नेगेटिव को खत्म कर देगा। रुको, सब खत्म हुआ है, रुको, इसका जो चार्ज खत्म, ये ऊपर जाके खत्म, कॉम्ब का नेगेटिव खत्म, रुको, दिस चार्ज इज लेफ्ट। क्या ये पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा ऑनटू द आउटर सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर? अब देखो, दूसरा वाला जो हम लोग फिनोमेना पढ़े थे उसी का यूज है। क्या किसी भी कंडक्टर को अगर किसी हॉलो कंडक्टर से इंटरनली टच कराओगे तो क्या उस कंडक्टर का पूरा चार्ज उस हॉलो शेल में ट्रांसफर हो जाता है? अब वो फंडा को मारा हूं, ये सुनो। अरे जरूरी थोड़ी है कि वो कंडक्टर स्फेरिकल ही हो भाई, ऐसा थोड़ी है रे कि आप स्फेरिकल कंडक्टर को ही टच कराओगे तभी उसका चार्ज इसमें है ना आउटर वाले शेल में ट्रांसफर होगा। अरे किसी भी ऑर्बिट शेप या साइज का कंडक्टर, उससे थोड़ी कोई मतलब है ना भाई। यहाँ पे मान ले क्यूबिकल कंडक्टर है या इरेगुलर शेप एंड साइज का कंडक्टर, मान ले यहाँ पे लीनियर कंडक्टर, ये देखो इस तरह का है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी। ये कंडक्टर इस शेल से अटैच है, इसलिए इसके पास जो भी पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा इसके आउटर सरफेस में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेना। दिस कंप्लीट्स फर्स्ट साइकिल। थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट साइकिल में हुआ क्या है, ध्यान से देखो। बैटरी ने, फिर से मैं पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, अप टू दिस फाइनल स्टेज। इधर देखो, एवरीवन सी दिस, है ना, इधर देखो, बैटरी ने जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया था, बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया, इसके पास पॉजिटिव आया,
है ना, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ठीक है, उसने ये जो हवा थी उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किया, पॉजिटिव इधर भागा, नेगेटिव इधर भागा था, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को खत्म कर दिया, ये पॉजिटिव आ गया, दिस पॉजिटिव इज कैरीड अपवर्ड्स, ऊपर भागा, इस पॉजिटिव ने फिर इंडक्शन किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आया, ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई तो पॉजिटिव इधर भागा, नेगेटिव इधर भागा, नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को खत्म कर दिया, पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को खत्म कर दिया, और इसके पास ये जो पॉजिटिव था दिस इज ट्रांसफर्ड ओवर द आउटर सरफेस ऑफ दिस कंडक्टिंग शेल। मतलब इन वन कंप्लीट साइकिल क्या चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, क्या charge supplied by the battery, it is effectively transferred over the outer surface of this conducting shell, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. क्या इस पूरी प्रोसेस में बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया है इट इज इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड ओवर द आउटर सरफेस ऑफ शेल, बाकी सारे चार्जेस वैनिश हो गए हैं, इसका भी खत्म हो गया, ये ऊपर जाके निपट गया, इसका भी खत्म हो गया, बस ये जो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया था ये एक्चुअली में इसके आउटर सरफेस पे डिपॉजिट हो गया, और यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है, जिसकी वजह से जो कंडक्टिंग शेल है ना इसके ऊपर जो चार्ज है वो बिल्डअप होते रहता है, इसके सरफेस का जो पोटेंशियल है वो बढ़ते रहता है। जैसे एक प्रोसेस एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर से क्या होगा, अब देखो इसका चार्ज तो खत्म हो गया, फिर से ये क्या करेगा, अर्थ इस कंडक्टर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, फिर से क्या करेगा, जब इसको पता चलेगा है ना इसका चार्ज खत्म हो गया तो फिर से ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। मतलब हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, नहीं बैटरी ने फिर से इसको कुछ चार्ज सप्लाई कर दिया तो फिर से इसके पास जैसे ही चार्ज आएगा फिर से क्या होगा, सेम फेनोमेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी कम है, सरफेस चार्ज बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड खतरनाक होगी, पॉजिटिव इधर भागेगा, डिपॉजिट होगा ऊपर भागेगा, नेगेटिव इधर भागेगा, वो नेगेटिव इसके पॉजिटिव को खत्म कर देगा, ये पॉजिटिव भाग के फिर से सेम तबाही मचाएगा, मतलब ये पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, ऐसा है, फिर से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, पॉजिटिव इधर भाग जाएगा, नेगेटिव इधर भाग जाएगा, नेगेटिव इस पॉजिटिव खत्म कर देगा, नेगेटिव आई मीन पॉजिटिव इस नेगेटिव खत्म कर देगा, और ये जो चार्ज आया ये पूरा का पूरा आउटर वाले में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फेनोमेना, और वही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, जिसकी वजह से कंडक्टिंग शेल का जो चार्ज है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता रहेगा, उसके सरफेस का जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन जनरेट a high potential difference say of the order of 10 power 7 volt using this electrostatic generator which is called as Windy Graph generator। पहले इतना चाहते हैं बस 5 मिनट और है ना, ये वाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट कर लो, बताना कंप्लीट हो जाए बताओ। बोलो भाई कितना होगी, यस Done, sir. चलो अच्छा, तो अब इसमें जो है यस पढ़ा दीजिए, Done, sir. शबली अब देखो, तो
जैसा हमने अभी देखा कि भाई आफ्टर ईच कंप्लीट साइकिल कंडक्टिंग शेल का जो चार्ज है वो बिल्डअप होता जा रहा है। क्या भाई? आफ्टर एवरी साइकिल, हर साइकिल के बाद बैटरी जो भी चार्ज सप्लाई कर रही है इट इज इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड ओवर द आउटर कंडक्टिंग शेल, है ना। शेल का जो चार्ज है वो धीरे धीरे ग्रो करते जा रहा है। चार्ज बढ़ेगा तो क्या शेल के सरफेस का पोटेंशियल बढ़ेगा? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर? एक स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल का फार्मूला क्या पढ़ते हो? तो क्यू जैसे जैसे क्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सरफेस का जो पोटेंशियल है वो बढ़ता जाएगा, right? So this is how we can generate a high potential difference, say of the order of बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। So this is how we can generate a high potential difference which is of the order of 10 to the power 7 volt using this electrostatic generator जिसको हम बोलते हैं Van de Graaff generator। अब सवाल आया इसका हम करेंगे क्या, है ना। बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस हमने बना लिया। आई मीन यूज क्या है, व्हाट इज यू नो पर्पस ऑफ दिस मशीन? इस मशीन का, इस जनरेटर का यूज क्या है भाई? ठीक है, बहुत सारा है ना, चार्ज बना लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बना लिया। तो एक्चुअली जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन होता है इन दिस Van de Graaff जनरेटर, इट इज जनरली यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स अप टू हाई एनर्जीज व्हिच इज यूज्ड फॉर द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। समझा ना? इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से हम चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। चार्ज पार्टिकल सच एज अल्फा पार्टिकल हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनको हम एक्सेलरेट करते हैं टू हाई एनर्जीज। भाई पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, क्या आप चार्ज को उतनी ज्यादा एनर्जी दे सकते हो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आप उतनी ज्यादा एनर्जी दे सकते हो। Work done is charge into potential difference. Work done is change in kinetic energy. क्या है क्या है क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन इज डिफाइंड एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये देखिए, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। मान ले इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, उसको डेल्टा वी के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सटेंड करा रहा है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय दैट पार्टिकल। क्या बोला मैंने, है ना। वर्क डन क्या हो गया? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल मान ले रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, देखो ये पार्टिकल है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो क्या जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा आप चार्ज को उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट कर सकते हो, उतनी ज्यादा तेजी से हिट करेगा, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी से, उतनी ज्यादा ताकत से हिट करेगा, उतनी ज्यादा पावर से हिट करेगा, उतनी ज्यादा तबाही मचाएगा। भाई क्या होता है कि जैसे आपको किसी भी चीज के बारे में पता करना है तो उसके अंदर घुसना पड़ता है। घुसना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जैसे आशुतोष चतुर्वेदी क्या पढ़ाते हैं, तो आपको आशुतोष चतुर्वेदी की क्लास में घुसना पड़ेगा ना। ठीक है, क्लासरूम में घुसना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा क्या पढ़ा रहे हैं। बाहर से कैसे पता चलेगा? नहीं। राइट, गूगल से थोड़ी पता चलेगा क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। क्लासरूम में घुसना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा हाँ भाई क्या है कैसा है, नहीं। राइट, तो आपको मान लो न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। न्यूक्लियस हमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपने आप नहीं देता है, सारी दे देता तो हम लोग गॉड नहीं हो जाते। ठीक है, राइट। तो हमें ढूंढनी पड़ती है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या टॉप सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, है ना। न्यूक्लियस के अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं जो न्यूक्लियस हाइड कर रहा है, जो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एटम के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, राइट। तो उनको हमें ढूंढने के लिए एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर घुसना पड़ेगा। घुसने के लिए बहुत खतरनाक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ये मशीन देती है चार्ज पार्टिकल्स को। समझ आ रहा ना? जैसे मान ले एक प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, राइट, उसको बहुत हाई एनर्जी फेंका और वो आया इतनी खतरनाक एनर्जी से वो न्यूक्लियस को चीरता हुआ आर पार निकल गया। न्यूक्लियस को उसने तहस नहस कर दिया। तो जब न्यूक्लियस टूटा तभी तो न्यूक्लियस आपको अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा। जब न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा तभी तो न्यूक्लियस अपनी इंफॉर्मेशन तुम्हें तो देगा। तुम क्लासरूम में घुसोगे, बोलो घुसोगे नहीं। शुरू हो गई ऑफलाइन, है ना। तभी तुम्हें पता चलेगा। समझ आ रहा है ना? तो वही कहानी है।
आप न्यूक्लियस के अंदर घुसोगे तभी तो न्यूक्लियस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। एटम के अंदर जाके घुसोगे, राइट, तभी तो एटम की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। वही कहानी है। तो चार्ज पार्टिकल्स को हाई एनर्जी से एक्सेलरेट कराने के लिए वी यूज दिस वेन डी ग्राफ जनरेटर। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में आई गेस पढ़ते होंगे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ते हो कि नहीं? गोल्ड फॉइल Yes. एक्सपेरिमेंट। हाँ हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसमें क्या करते हैं, एक थिन गोल्ड की फॉइल होती है, उस पे अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नहीं? मैंने ये बहुत पहले पढ़ा था केमिस्ट्री में, है ना? तो केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते होगे कि साहब केमिस्ट्री पढ़े जमाना हो गया नहीं मजेदार सब्जेक्ट है लेकिन, है ना? मजा आता है कि नहीं, है ना? और थोड़ा आसान भी है नहीं चल आ जाए इधर देख। तो जैसे तुम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि साथ थिन गोल्ड फॉइल होती है। क्या होती है? थिन गोल्ड की फॉइल होती है। फॉइल मतलब पतली सी शीट होती है, उसके साथ है ना अल्फा पार्टिकल का कंपार्टमेंट कराता है। क्या कराता है? एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आती है। क्या आती है? एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आती है, बॉम्बार्डमेंट कराता है ना बहुत सारे अल्फा पार्टिकल। तो एक्सपेरिमेंट में तुमने पढ़ा होगा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे वर पास अनडिविएटेड। पढ़ा है कि नहीं? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल गए। तो इट कंक्लूडेड दैट कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो ब्लैंक है, वैक्यूम में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तभी तो भाग गए खचाक, है ना? अरे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना भाई। कुछ very few alpha particles they deviated through an angle less than 90. Very few alpha particles, say 1 out of 10,000 they deviated through an angle greater than 90. अब नहीं है ये, सुनो ये सब पढ़ा है ना रे, है ना? बहुत कम अल्फा पार्टिकल है ना ऐसे थे जो थीटा लेस देन 90 से डिविएट हुए। बहुत 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 कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे which deviated through an angle greater than 90, है ना? Yes, sir. राइट। Yes, sir. इसी के बेसिस पे Yes, रदरफोर्ड sir. साहब ने, है ना, इसी के बेसिस पे रदरफोर्ड साहब ने एक एटॉमिक मॉडल की हाइपोथेसिस रखी कि हाँ भाई एटॉमिक मॉडल में आई मीन न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना, हाईली कॉम्पैक्ट साइज, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जो गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स को एक्सरेट कराने के लिए वी यूज दिस वेन डी ग्राफ जनरेटर मशीन। ऐसा है, क्लियर है? अच्छा, तो यूज अब ये है, यूज आप ऐसे याद रखो, यूज क्या है वेन डी ग्राफ जनरेटर का? टू एक्सरेट, क्या है भाई? टू एक्सरेट चार्ज पार्टिकल्स, क्या है भाई? टू एक्सरेट चार्ज पार्टिकल्स अप टू हाई एनर्जी। क्या? चार्ज पार्टिकल्स अप टू हाई एनर्जी which is used for the experimental analysis in the structure of atom, in the structure of nucleus, huh? For experimental analysis, क्या? Experimental analysis of nucleus, atom, nucleus and, ठीक है, राइट? तो वेन डी ग्राफ जनरेटर में जो हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं उसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं सच एज प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, अल्फा है, उनको हाई एनर्जी से एक्साइट कराते हैं। जब हाई एनर्जी से वो हिट करेगा तभी तो न्यूक्लियस को तोड़ के आगे, चीर के आगे निकलेगा। न्यूक्लियस जब ब्रेक होगा तभी तो न्यूक्लियस आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन पता करके देगा, ठीक है? बोलो भाई, इतना छापिए। हाँ के मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्यों मतलब चार्ज, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू वर्क डन। जी सर। तो दिस इज ऑल वी हैव फॉर वेन डी ग्राफ जनरेटर। बोलो भाई, इतना छापिए। यस सर। तो आई होप वेन डी ग्राफ जनरेटर के फंडे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। समझ में आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? यस सर, आ गया। चलो अच्छे। अब एक दो छोटे छोटे फंडे तुम लोगों के बचे हुए हैं इसमें, उनको भी उड़ाते हैं, ठीक है? सब लोग वापस से देखो भाई, पिछली क्लास में हम लोग, बोलो भाई कहाँ तक बनाए थे?
देखो बेटा कहाँ तक तुम लोगों की बैच में हुआ है, वर्क डन बाय बैटरी हो गया ना तुम लोगों की बैच में, कहाँ तक कराए थे? सर हीट जनरेशन स्टार्ट करना था। Yes, sir. अच्छा ये सवाल बता दिया था ना वर्कशीट के, ये जो 2-3 सवाल थे वो करा दिए ना तुमको, है ना? Yes, sir. Done. वर्कशीट के ये 73, 74, 75 तक करा दिया ना? यस कुछ बचा है क्या? हो गया ना? 73, 74, 75 हो गया। मतलब तुम लोगों को हीट जनरेशन से कंटिन्यू करना है ना। चलो ठीक वाले एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्या है हीट जनरेशन लॉस एनर्जी, क्या है हीट जनरेशन और शिवरात्रि, शिवरात्रि तो